Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. So friends, आज 31 मई 31 मई का पहला आर्टिकल जो है वो उन वीमेंस पे है जिन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम को टॉप किया है। इस बार फर्स्ट 3 रैंक जो है यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड उन तीनों पे क्या महिलाएं ही हैं। इसके पहले क्या था कि पुरुष भी थे, इसके पहले एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पुरुष भी थे, लेकिन इस बार क्या है महिलाएं हैं। क्या क्या नाम है इनका ज़रा देख लिया जाए। श्रुति शर्मा जो कि फर्स्ट और अंकिता अग्रवाल सेकंड है और गामिनी सिंगला ये क्या थर्ड हैं। तो जो कि बहुत अच्छी बात है कि ये फर्स्ट 3 रैंक्स महिलाओं का है। एक वीमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से करके दिखाया है मतलब मेरे देश की महिलाओं ने। और टोटल 685 कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट की गई है, जिनमें से 177 वीमेन हैं, 177 वीमेन हैं। और यहाँ बताया गया कि अगर 25 सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं तो उनमें से 10 महिलाएं हैं। और किस किस के लिए अपॉइंटमेंट की गई है? आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए और आईपीएस के लिए और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और बी के लिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब कौन से कास्ट में कितना सीट था और कितना लोग अपॉइंट किए गए हैं, कितने लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है। तो इसे ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये लोग अपनी जर्नी बताई हैं कि इसका जो जर्नी है ना वो बहुत लॉन्ग और चैलेंजिंग है। इसे वही लोग क्वालिफाई कर सकते हैं जिनके पास क्या है, जेन्यूनली इंटरेस्ट है, एक जेन्यून इंटरेस्ट है, एक सच्चा इंटरेस्ट है। सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, सच्ची लगन और मेहनत भी है। वही लोग इसे जीत सकते हैं, इस जर्नी को जीत सकते हैं। तो सही बात है, बहुत ज़्यादा इसके लिए लगन और मेहनत चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट रैंक होल्डर श्रुति शर्मा की दादी और मम्मी, और ये लोग कितने खुश हुए हैं। और ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये अभी हम लोग कल देखे हैं पंजाबी सिंगर मूसेवाला के बारे में, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो बताया गया है कि इसमें बताया जा रहा है कि ये इनके जो किलिंग प्लान था वो तिहाड़ जेल से चल रहा था। ये प्लानिंग हुई थी तिहाड़ जेल से। अब तिहाड़ जेल से कैसे हुआ था? तिहाड़ जेल में जो बताया गया है कि अभी कल हम लोग देखे हैं कि जो बिश्नोई गैंगस्टर है तो वो उसी को सस्पेक्ट किया जा रहा था कि मतलब वही रिस्पॉन्सिबल है इस किलिंग का। तो वो बिश्नोई जो है वो जेल में बंद है और उसी ने क्या किया है, इसे प्लान बनाया है, इसको मतलब ये पूरी प्लान उनकी है। और फिर इसके बाद ये गैंगस्टर जो कि कहाँ से ऑपरेट करता है, कनाडा से ऑपरेट करता है। तो ये जेल में बंद है और जेल में ही सारी पूछताछ चल रही है और जेल में से ही प्लान बनी थी, अभी ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है ईडी के बारे में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया है। क्यों किया है? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है तो ये सारी चीज़ें उसी में दी हुई हैं। यहाँ से तो पूरा मतलब जो पॉलिटिकल लीडर है उन साथ की बहस की गई आप में और बीजेपी में हुई है। तो यहाँ पे उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या किया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? किसी ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज कर देना, यानी कोई ऐसा धन जो कमाया गया हो इलीगल तरीके से और फिर उसे क्या कर देना, मतलब वाइट मनी में चेंज करना, वही क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो इस मामले में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाली यानी हम लोग के लिए जो बात है, इसमें क्या है, ईडी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो ये है इकोनॉमिक ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। तो ये जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से है। और अब हम जानते हैं कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और किस नाम से जानते हैं? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं। जो कि क्या करती है, जो कि क्या है, एक लॉ इन्फोर्समेंट है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। और क्या काम करती है ये? अगेंस्ट मतलब फ़ाइट करती है, किसके अगेंस्ट फ़ाइट करती है? इकोनॉमिक क्राइम जो इंडिया में होते हैं उसके अगेंस्ट फ़ाइट करती है और इन्फोर्स करती है इकोनॉमिक लॉ को क्या करती है? इन्फोर्स करती है।
इसे बनाया गया था, कब बनाया गया था? इनिशियली तो इसे 1956 में बनाया गया था। और किस एक्ट के अंडर बनाया गया था? एक्ट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इस एक्ट के अंदर 1956 में इसे बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था? हैंडल करने के पर्पज़ से बनाया गया था। किस चीज़ को हैंडल करने के पर्पज़ से? जो कंट्रोल लॉ वायलेशन है ना, उसे हैंडल करने के पर्पज़ से बनाया गया था। और जब इनिशियली से बनाया गया तो किसके अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन 1956 में बनाया गया था। और किस रूप में? इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बनाया गया था। फिर बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1966 में। 1960 में इसे शिफ्ट कर दिया गया किस रूप में? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये जो 1947 है ये एक्ट है, यानी कौन सी? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, जिसके अंडर में इसे बनाया गया था। और यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट में इसे इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1956 में। और किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर किया गया था। और किस रूप में? इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में। फिर बाद में यानी 1960 में 1960 में इसे शिफ्ट कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में से शिफ्ट कर दिया गया था। ओके। फिर इसका रीनेम किया गया, कब किया गया? किस रूप में किया गया? 1956 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में से रीनेम किया गया, यानी इसका नाम बदल दिया गया। अब ये जो है किस नेम से जाने जाती है? मतलब इसी नाम से ही इसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में ही शासित की जाती है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके। फिर इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेज हैं ऑल ओवर कंट्रीज़ में। और ये किसके द्वारा हेड किया जाता है? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के द्वारा, जो कि क्या होता है? IRS ऑफिसर होता है, यानी इंडियन रिवेन्यू सर्विस होता है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है? इन सभी लॉ को फॉलो करता है। कौन कौन से लॉ? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा जिसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। और इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA जिसे कहते हैं 2002 है। ओके। बस इसमें इतना ही, बस थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसमें भी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल जो कि किस पे है? PM केयर्स फंड पे है। मिस्टर मोदी ने रिलीज़ किया PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड है क्या? ये एक स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और किस लिए रिलीज़ किया गया है? कोविड-19 में जो ऑर्फन्स हुए हैं, यानी जो अनाथ बच्चे हुए हैं जिनके माँ और पिताजी दोनों नहीं हैं, यानी जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उन बच्चों की सहायता के लिए इसे क्या किया? PM केयर्स फंड स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो अब जो है इसमें देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि माँ भारती इज़ विथ ऑल यू। माँ भारती आप सभी के साथ हैं। इस कोविड-19 ने जो भी आपके साथ किया उसमें माँ भारती क्या है? आपके साथ है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, इससे मतलब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो टोटल 4,439 चिल्ड्रेन 4,439 बच्चे अप्रूव किए गए हैं इस स्कीम के लिए, यानी इतने बच्चों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा इस स्कीम का। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया? अपने माता पिता को खो दिया। कब के बीच में? 11 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 के बीच में जिन्होंने खो दिया, वो सारे बच्चे, वो लोग क्या हैं? इसके एलिजिबल हैं, इस स्कीम के एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी इमोशनल बातें लिखी हैं। एक पर्सनल लेटर बताया है कि उनकी माँ जो थी, इनकी माँ की माँ, उनकी भी डेथ इसी तरह से पैंडमिक में ही हुई थी। और इनकी माँ आई मीन नरेंद्र मोदी जी की माँ बहुत छोटी थी, उन्हें नहीं पता था कुछ भी। तो उनकी माँ को पूरी लाइफ अपनी माँ के बिना बिताना पड़ा, जिसमें कोई प्रेम और स्नेह नहीं मिला। तो वो बता रहे हैं कि मैं इन सभी बच्चों की सारी स्थितियों को समझ सकता हूँ, इनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, इसलिए क्योंकि इनकी माँ
ये सारी चीज़ें इन्हें बताई हैं। फिर इसके बाद ये जो है इसमें जो है इस स्कीम से जब बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, 10 साल का अमाउंट मिलेगा, 10 लाख का अमाउंट मिलेगा। और फिर इसके बाद जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उन्हें फ्री ड्रेस मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, टेक्स्ट बुक मिलेगा और ये सारी चीज़ें मिलेंगी नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल में जो भी जाने वाले हैं। और फिर वो बच्चे मतलब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग को जानने वाली जो बातें हैं वो क्या है, पीएम केयर्स फंड के बारे में। तो पीएम केयर्स फंड जो है ये जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड हेल्थ से रिलेट करेंगे इसको हम। तो ये इसका पहले पूरा नाम जो देख लेते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो ये है पीएम केयर्स फंड। ये किस लिए किया गया है, डील करने के लिए एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोस्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। तो किसी भी टाइप का डिस्ट्रेस सिचुएशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो उसे क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए इसे बनाया गया है। और तो इसे 28 मार्च 2022 को बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है इसे। और ये जो है ये क्या है, चैरिटेबल, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। और इस प्राइम मिनिस्टर के अलावा इसमें और भी मेंबर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए और फाइनेंस मिनिस्टर भी हो गए। और ये क्या है, ये इनेबल करता है माइक्रो डोनेशंस। कहने का मतलब ये है कि इसमें डोनेशन भी किए जाते हैं, दान भी किए जाते हैं, जो कि क्या बना देता है, एक लार्ज नंबर बनाता है पीपुल, मतलब छोटे छोटे दान किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो कंट्रीब्यूट करता है विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशंस, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब इसमें लोग डोनेट भी करते हैं अपने अकॉर्डिंग। और फिर ये क्या है, ये स्ट्रेंथेन करेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ को क्या करेगा, इस मजबूत बनाएगा। और फिर क्या करेगा, जो प्रोटेक्ट रिसर्च चल रहे हैं किस पे, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स पे, उसे इनकरेज करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो गया है, इसमें बस इतना ही। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना के बारे में। चाइना जो कि जीएस पेपर 2 आईआर से रिलेट करेंगे इसको, इंटरनेशनल रिलेशन से। तो ये जो है इसमें 10 पैसिफिक आइसलैंड नेशंस हैं, उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया है, चाइना का जो सिक्योरिटी पैक्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया है। जैसे कि अभी टोक्यो में क्या हुआ है, क्वाड समिट चला है, जिसमें वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने क्या किया है कि इनिशिएटिव लॉन्च किया IPEF, यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। तो जिससे क्या हुआ, चाइना में मतलब बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है। तो फिर इसने क्या किया है, जो पैसिफिक आइसलैंड नेशंस हैं उनसे एक पैक्ट साइन करवाने चला, जो कि लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नहीं किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मतलब ये पैक्ट है क्या, ये किससे, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके पहले ये मनी से ज़्यादा रिलेटेड करता था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी से है। और क्यों किया गया है ये लोग हम इसी में देखेंगे, हम लोग मतलब इसी में देखेंगे। सबसे पहले ये करना क्या चाहता है, अपनी जो एक्टिविटीज़ है ना, साउथ पैसिफिक रीजन जो है अपनी एक्टिविटीज़ उसमें क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और फिर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसे चैलेंज देना चाहता है। और साथ ही साथ अमेरिका के जो एलीज हैं, उसके जो साथी हैं, उसे भी क्या करना चाहता है, चैलेंज देना चाहता है। दैट्स वाई ये पैक्ट साइन करवा रहा था, जो कि नहीं हो पाया। अब इस पैक्ट में क्या क्या ऑफरिंग है, क्या क्या ऑफ़र कर रहा है। सबसे पहले तो ये इन नेशंस के पुलिस को क्या करेगा, चाइनीज़ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, प्लस साइबर सिक्योरिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद क्या है, ये पॉलिटिकल टाइज को एक्सपेंड करेगा। फिर जो ये ग्रेटर एक्सेस को क्या करेगा, आई मीन नेचुरल रिसोर्सेज में लोगों को लाभ पहुंचाएगा, वो दोनों जगहों पे, लैंड और वाटर में। और इसके अलावा भी मिलियंस ऑफ डॉलर क्या कर रहा है, एक्सपेंड मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ़र कर रहा है फाइनेंशियल सहायता के लिए। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, वो चाइना और इन नेशंस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ला रहा है। सब कुछ लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और जो फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया हैं, यानी माइक्रोनेशिया
को बोला जाता है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। उसने क्या किया है, वार्निंग दिया है कि ये जो ऑफ़र है ना वो क्या है, डिसइंजेनुअस है। डिसइंजेनुअस मीन्स होता है कपट। तो ये क्या है, मतलब ये जो ऑफ़र है ये सही नहीं है, इसमें कपट भरा हुआ है। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा है। और जो ये प्रपोज़ल था, जो ऑफ़र था, उसे क्या कहेंगे, कॉमन डेवलपमेंट विज़न कहेंगे। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं वो कौन कौन से नेशंस हैं। तो ये है पैसिफिक रीजन, साउथ पैसिफिक रीजन है, जिसमें ये सारे देश आते हैं जहाँ से वो पैक्ट साइन करवाने चला था। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, और यहाँ आगे, इसके आगे और थोड़ा जाएंगे तो इंडिया मिलेगा। तो ये सिर्फ अगर ये लोग साइन कर देते इस पैक्ट पे, वैसे भी करेंगे क्यों, क्योंकि अब लोगों ने इसकी चाल को समझ लिया है चाइना के। तो अगर कर देते साइन तो फिर ये सिर्फ यूएस के लिए नहीं दिक्कत होती, बल्कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सभी के लिए ये दिक्कत होता, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सब क्या है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास में ही है। तो इसलिए जो है ये लोगों ने नहीं किया, तो अच्छा ही किया। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। तो आज के लिए अभी इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अभी इस वीडियो मतलब ये आर्टिकल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो जा रही है, तो प्लीज़ अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सजेशन हो, मुझे सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।